हाय गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं, हम हमारी इंडियन पॉलिटी की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। और आज स्टार्ट करेंगे हम एक न्यू चैप्टर के साथ, और वो चैप्टर होने वाला है चैप्टर नंबर 24, दैट इज़ पार्लियामेंट्री कमिटीज़। ऑलरेडी हम चैप्टर 1 to 23 ग्रेटर डिटेल में देख चुके हैं। किसके? तो आपकी इंडियन पॉलिटी जो कि एम लक्ष्मीकांत सर की है, उसका जो लेटेस्ट 7th एडिशन है, अपडेटेड एडिशन 7th एडिशंस, तो उसके 1 to 23 चैप्टर्स हम ऑलरेडी देख चुके हैं। अगर आपको इनमें कोई भी कन्फ्यूज़न है तो इसी चैनल पे आपको मिल जाएगी कंप्लीट इंडियन पॉलिटी की प्लेलिस्ट, उसमें जाके आप रिफ़र कर सकते हैं। ऑलराइट, चलिए स्टार्ट करते हैं हम न्यू चैप्टर, दैट इज़ पार्लियामेंट्री कमेटी, चैप्टर नंबर 24। सबसे पहले हम समझते हैं कि पार्लियामेंट्री कमेटी होता क्या है। देखिए, पार्लियामेंट्री इसका मतलब ये कुछ ऐसी कमिटीज़ होती होगी जो कि पार्लियामेंट के अंदर ही होती होगी। जी हाँ, ये कुछ कमिटीज़ है जो पार्लियामेंट के अंदर ही देखने को मिलती है। अब ये कमिटीज़ जो हैं उसका काम क्या होता है एक्चुअल में, ये कमिटीज़ बनाई क्यों जाती है। तो हमें पता है कि देखिए, पार्लियामेंट जो है वो क्या है। पहली चीज़, एक बहुत ही ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ पे क्या किया जा सके, कोई भी ऐसा बिल लाया जाता है, लॉज लाया जाता है, कोई भी ऐसा ड्राफ्ट लाया जाता है तो उसको डिटेल में क्या किया जा सके, डिस्कस किया जा सके, डेलिब्रेशंस किया जा सके, उसके क्लोज बाय क्लोज को देख के प्रॉपर स्क्रूटिनाइज किया जा सके। पार्लियामेंट के पास ना तो इतनी एक्सपर्टीज़ होती है, ना ही इतना एडिक्वेट टाइम होता है कि वो क्या कर सके कि कोई भी ऐसा बिल है, ड्राफ्ट है, उसको क्लोज बाय क्लोज डिटेल में वेरीफाई कर सके। तो वो काम जो है करने के लिए क्या की जाती है, पार्लियामेंट्री कमिटीज़ जो हैं वो बनाई जाती है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मेक अ मेंशंस ऑफ दिस कमिटी at a different places, but without making any specific provisions regarding their कंपोजिशन, टेन्योर, फंक्शंस एट्सेट्रा। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर स्पेसिफिक ऐसे प्रोविज़न नहीं है, बट हाँ कहीं ना कहीं अलग अलग सेंस के अंदर अलग अलग प्रोविज़न ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं इन कमिटीज़ की बात करते हैं। इनका टेन्योर का होगा, कंपोजिशन, इसके मेंबर्स कौन कौन से होंगे, फंक्शंस क्या क्या करेगी, ये सारी चीज़ें। तो रिमेंबर दिस थिंग, ये कमेटी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है, बट कुछ ऐसे प्रोविज़न है जो कहीं ना कहीं अलग अलग डिफरेंट प्लेसेस के अंदर ऐसे कुछ प्रोविज़न है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इटसेल्फ जो इन कमिटीज़ के बारे में बात करते हैं। ऑलराइट, ये जो कमिटीज़ होती है इनके बारे में अगर कुछ चीज़ें बातें करें हम, तो ये कमेटी जो होती है वो अपॉइंट भी की जाती है और कुछ ऐसी होती है जिनको इलेक्ट भी किया जाता है फ्रॉम द हाउसेस, or nominated by the whom, by the speaker or the chairman. In case of Lok Sabha, speaker nominate or elect them, but in case of the Rajya Sabha, chairman who is the presiding officer of that house is appoint or elect them. इसके अलावा वर्क अंडर द डायरेक्शंस ऑफ द स्पीकर और द चेयरमैन, उसके अंडर डायरेक्शन में काम करते हैं। उनकी रिपोर्ट जो है, इन कमिटी जो है वो अपनी रिपोर्ट क्या करती है, बिफोर द हाउस प्रेजेंट करती है, यानी स्पीकर और चेयरमैन को, जो कि इस हाउस जो है उसके अंदर इस रिपोर्ट को रखते हैं। और इनके पास क्या है, एक पर्टिकुलरली हैज़ अ सेक्रेटरीयार्ड प्रोवाइडेड बाय द लोकसभा एंड द राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा में इनके अपने पर्टिकुलर सेक्रेटरीयार्ड देखने को मिलते हैं। तो ये कुछ पॉइंट हैं जो हमें क्या याद रखने हैं, एक कॉमन पॉइंट है जो पार्लियामेंट्री कमिटीज़ के बारे में याद रखने हैं। यानी मेन इनका कर्ता धर्ता कौन होता है, कहीं ना कहीं स्पीकर या फिर चेयरमैन होता है इन केस ऑफ अ लोकसभा एंड राज्यसभा रिस्पेक्टिवली। इसके अलावा कंसल्टेटिव कमिटीज़ की बात करें, विच आर ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ अ मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, आर नॉट पार्लियामेंट्री कमिटीज़ एज दे डू नॉट फुलफिल द अबव फोर कंडीशन। कोई भी कमेटी पार्लियामेंट्री कमेटी है या नहीं है, तो उसके लिए 4 कंडीशन जो है वो मैंडेटरी है। तो ये 4 कंडीशन जो हैं वो कुछ कमिटीज़ फुलफ़िल करती है, बट एक कमेटी ऐसी है जिसको हम बोलते हैं कंसल्टेटिव कमेटी। ये कमेटी जो है ये 4 कंडीशन फुलफ़िल नहीं करती है, इसीलिए कहीं ना कहीं वो क्या है, पार्लियामेंट्री कमेटी का पार्ट नहीं है। ऑलराइट, तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशंस हैं जो पार्लियामेंट्री कमेटी के बारे में हमें पता होनी चाहिए। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि भाई कोई भी लॉज है, बिल है, ड्राफ्ट है, उस पर डिटेल स्क्रूटिनाइज किया जा सके, डेलिब्रेशन डिस्कशन किया जा सके, एक्सपर्ट मेंबर की का उपयोग किया जा सके, उनकी एक्सपर्टीज़ का उपयोग किया जा सके, जिससे जो लॉ बनने वाला है वो ड्राफ्ट जो है जो फाइनल आगे जाके पूरे देश में इम्प्लीमेंट होगा एज इन द फॉर्म ऑफ अ लेजिस्लेशन, तो वो एकदम प्रॉपर हो, उसमें कोई कमी खामी न रह जाए, उसीलिए पार्लियामेंट्री कमिटीज़ होती है। ये बेसिक ऑब्जेक्टिव के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम इन पार्लियामेंट्री कमिटीज़ जो हैं उनके क्लासिफिकेशन की। देखिए, पार्लियामेंट्री कमेटी जनरली जो है वो 2 टाइप की होती हैं, एक होती है स्टैंडिंग कमेटी और एक होती है एडहॉक कमेटी। स्टैंडिंग कमेटी जो होती है ये कैसी होती है, एक परमानेंट कमेटी होती है।
परमानेंट कमेटी का मतलब क्या है कि भाई टाइम टू टाइम ऐसा नहीं है कि स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाई फिर इसको एबॉलिश कर दिया, नहीं, पर्टिकुलर टेन्योर्स के लिए फिक्स होती है ये बनाना और इनके काम भी फिक्स होते हैं, ये वही काम कर दी है। देखेंगे हम आगे जाके बहुत सारी कमेटीज़ है, जैसे कि फाइनेंशियल कमेटी है, डिपार्टमेंटल रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी है, इंक्वायरी कमेटी है, सारी चीज़ें हम आगे जाके देखेंगे। बस इतना अभी याद रखना है कि दो टाइप की कमेटीज़ होती है, स्टैंडिंग एंड एडहॉक। स्टैंडिंग कमेटी होती है वो परमानेंट नेचर की होती है, जबकि एडहॉक कमेटी की बात करें तो ये टेम्पररी नेचर की होती है। इसका मतलब इनको जो टास्क है, पर्टिकुलर टास्क दिया जाता है, वो टास्क जैसे ही कंप्लीट होता है वैसे ही एबॉलिश कर दी जाती है एंड दे सीजेस टू ऑपरेट। बट इन केस ऑफ द स्टैंडिंग कमेटी दे आर द परमानेंट इन नेचर एंड दे डू नॉट सीजेस टू ऑपरेट इवन दो देयर टास्क इज़ ओवर। और इनका टास्क ऐसा होगा, आप आगे जाके देखेंगे कि जो ओवर भी नहीं होता है, कंटिन्यूसली इनका काम करना होता। तो दो टाइप की कमेटी होती है, स्टैंडिंग एंड एडहॉक। स्टैंडिंग परमानेंट, एडहॉक टेम्पररी कमेटी होती है। अब फर्दर अगर हम बात करें स्टैंडिंग कमेटीज़ की, तो स्टैंडिंग कमेटी को फर्दर जो है वो 6 कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया गया है। तो स्टैंडिंग कमेटी क्या थी, परमानेंट कमेटी थी और उसको भी 6 पार्ट के अंदर डिवाइड किया गया है। हर एक कमेटी जो है स्टैंडिंग कमेटी की हम देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं 6 जो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है स्टैंडिंग कमेटी को, उसकी फर्स्ट कैटेगरी क्या है, फाइनेंशियल कमेटी। ये फाइनेंशियल कमेटी, इसको फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, यानी 3 टाइप की फाइनेंशियल कमेटी हमें देखने को मिलती है। कौन कौन सी, पब्लिक अकाउंट कमेटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट कमिटीज़ हैं। देखेंगे हम किस तरीके से, कब ये एस्टेब्लाइज की गई फर्स्ट टाइम, क्या क्या कंपोजिशन होते हैं, ये वर्क क्या करती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कमिटीज़ है। इसमें अपोजिशंस का और अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी का मेन रोल होता है, मिनिस्टर का रोल इसमें मिनिमल होता है। देखेंगे हम क्या होता है। एस्टिमेट कमेटी अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट कमेटी है। देन कमेटी ऑन द पब्लिक अंडरटेकिंग, जितने भी PSUs है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनीज, तो उनकी ऑडिट करना, उनकी रिपोर्ट रेडी करना, वो सब इस कमेटी का काम होता है। तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन स्टैंडिंग कमेटी का अमॉन्ग द 6 इज़ फाइनेंशियल कमेटी, जिसके अंदर ये 3 कमेटीज़ देखने को मिलती है। इसके अलावा सेकंड क्लासिफिकेशन क्या है, कुछ डिपार्टमेंटल रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटीज़ होती है जो प्रेजेंटली 24 नंबर्स ऑफ देखने को मिलती है, देखेंगे हम लोग। इसके अलावा थर्ड टाइप की जो स्टैंडिंग कमेटीज़ होती है वो होती है कमिटीज़ टू इंक्वायरी। इसके अंदर 3 टाइप की कमिटीज़ आती है, कमिटी ऑन पिटिशन, कमिटी ऑफ प्रिविलेजेस एंड एथिक्स कमेटी। रिसेंटली अभी एथिक्स कमेटी जो न्यूज़ में भी थी, क्योंकि क्या था, वेस्ट बंगाल से एक MP थी, उनके ऊपर करप्शन के चार्जेस लगे थे कि उन्होंने क्या किया है, जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मिनिस्टर से, गवर्नमेंट से, एग्जीक्यूटिव से, वो क्वेश्चन जो हैं उनके लिए पैसे लिए हैं, तो इसीलिए कमेटी न्यूज़ में भी थी। बात करेंगे हम लोग क्या होती है कमेटी। इसके अलावा 4th नंबर की कमेटी, कमेटी टू स्क्रूटनाइज एंड कंट्रोल, इसके अंदर ये सारी कमेटीज़ देखने को मिलती है। कमेटी ऑन द गवर्नमेंट एश्योरेंस, सब ऑर्डिनेट लेजिस्लेचर, पेपर लेड ऑन द टेबल, वेलफेयर ऑफ द SC ST, एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, ऑन द ऑफिस ऑफ द प्रॉफिट, ये सारी कमिटीज़ देखने को मिलती हैं इन द कमिटी ऑन द स्क्रूटिनाइज एंड द कंट्रोल। देन कमिटी रिलेटेड टू द डे टू डे बिजनेस ऑफ द हाउसेज, ये भी हमें एक टाइप की स्टैंडिंग कमेटी यानी कि परमानेंट नेचर की, जिसके अंदर ये चारों कमिटीज़ देखने को मिलती है, जैसे कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, रूल्स कमेटी, कमेटी ऑन प्राइवेट मेंबर बिल, कमेटी ऑन द एब्सेंस ऑफ द मेंबर फ्रॉम द सिटिंग्स ऑफ द हाउसेज। इसके बाद लास्ट कमेटी स्टैंडिंग कमेटी में देखने को मिलती है हमें हाउस कीपिंग कमेटी, जिसके अंदर ये 4 कमेटीज़ आती है, जनरल पर्पस, हाउस कमेटी, लिबर्टी, इसके अलावा जॉइंट कमेटी, लाइब्रेरी कमेटीज़ है ये, ऑलराइट, ये है लाइब्रेरी, लिबर्टी नहीं है, लाइब्रेरी कमेटी हमें देखने को मिलती है। पार्लियामेंट की अपनी लाइब्रेरी है, उसको टेक केयर करने के लिए। इसके अलावा जॉइंट कमेटी ऑन द सैलरी ऑफ, जॉइंट कमेटी ऑन द सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ द MPs, उनकी सैलरी अलाउंसेस के लिए भी ये कमेटी हमें देखने को मिलती है। तो ये कुछ 6 कैटेगरी की कमेटीज़ है जो क्या है, स्टैंडिंग कमेटी का पार्ट है, ऑलराइट। अब सबसे पहले हम बात करते हैं फाइनेंशियल कमेटी की फर्स्ट कमेटी, दैट इज़ पब्लिक अकाउंट कमेटी, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट कमेटी होने वाली है, ऑलराइट। देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें कुछ एडहॉक कमिटीज़ की भी बात कर लेते हैं कि एडहॉक कमिटीज़ क्या होती है। तो हमने पहले ही बात कर ली एडहॉक कमिटीज़ की। एडहॉक कमेटी क्या होती है, टेम्परेरी इन द नेचर होती है, एक पर्टिकुलर पर्पज़ के लिए बनाई जाती है, वो पर्पज़ जैसे फुलफिल हुआ तो वो जो है कमेटी सीजेस टू एग्जिस्ट, यानी वो एग्जिस्ट नहीं करती, फिर वो डिज़ोल्व हो जाती है ऑटोमेटिकली। ये जो एडहॉक कमिटीज़ होती है ये भी जनरली 2 टाइप की होती है, एक होती है इंक्वायरी कमेटी और इसके अलावा एक और क्या देखने को मिलती है हमको, एडवाइजरी कमेटी। ये 2 टाइप की कमेटी होती है, कौन सी, एडहॉक कमेटी। अगर हम बात करें इंक्वायरी कमेटी की, तो इंक्वायरी कमेटी जो है वो कॉन्स्टिट्यूट की जाती है फ्रॉम द टाइम टू टाइम, either by the 2 house on a motion adopted in that behalf or by a speaker or chairman to inquiry into the and report on the specific subject। कि भाई ये टाइम टू टाइम कंसिडर की जाती है, क्या की जाती है, ये बनाई जाती है, कॉन्स्टिट्यूट की जाती है टाइम टू टाइम। हाउस कोई मोशन ला के भी इन कमिटीज़ को बना सकता है
या फिर अगर चेयरमैन और स्पीकर चाहें तो लोकसभा और राज्यसभा में क्या कर सकते हैं, इन कमिटीज़ को बना सकते हैं। ये कमिटीज़ क्या करती है, इंक्वायरी करना इनका मेन काम होता है और रिपोर्ट को सबमिट करना हाउस में, ये इनका मेन काम होता है। कौन कौन सी कमिटीज़ जो है इंक्वायरी कमेटी के फॉर्म में काम करती है, जो क्या करें, कोई पर्टिकुलर इशू के ऊपर इंक्वायरी करेगी और इंक्वायरी करने के बाद रिपोर्ट जो है वो अपनी सबमिट करेगी, कहाँ पे, हाउसेस के अंदर, लोकसभा और राज्यसभा दोनों के अंदर। ऑलराइट, कौन कौन सी कमेटी होती है ऐसी इंक्वायरी कमेटी की बात करें तो रेलवे कन्वेंशन कमेटी हमें देखने को मिलती है, कमेटी ऑन द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट देखने को मिलती है, लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम जिसको हम एमपी लेड स्कीम भी बोलते हैं। एमपी लेड स्कीम्स क्या होती है, ये न्यूज़ में रिसेंटली रही है। 5 करोड़ रुपया हर एक फाइनेंशियल ईयर्स के अंदर क्या है, हर एक एमपी को दिए जाते हैं कि वो क्या कर सकते हैं, अपनी पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूंसी के डेवलपमेंट के लिए काम कर सकते हैं। और ये भी डायरेक्टली एमपी को नहीं दिए जाते 5 करोड़ एवरी फाइनेंशियल ईयर में, ये एमपी के बिहाफ में दिए जाते हैं लोकल एडमिनिस्ट्रेशंस को, यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बोल सकते हैं आप, कलेक्टर। और वो क्या करते हैं, एमपी के गाइडेंस में और उनके पर्टिकुलर जो कॉन्स्टिट्यूंसी उसके अंदर डेवलपमेंट का काम करते हैं। तो ये एमपी लेड की कमेटी वो भी इंक्वायरी कमेटीज़ के अंदर ही आती है कहीं ना कहीं। इसके अलावा जॉइंट कमेटी ऑन द सिक्योरिटी इन अ पार्लियामेंट्री कॉम्प्लेक्स, कमेटी ऑन द प्रोविजन ऑफ द कंप्यूटर टू द MPs, offices of the political party and the offices of the Lok Sabha Secretariat. इसके अलावा कमेटी ऑन द फूड मैनेजमेंट एंड द पार्लियामेंट हाउस कॉम्प्लेक्स, कमेटी ऑन द इंस्टॉलमेंट ऑफ द पोर्ट्रेट स्टेचूज ऑफ द नेशनल लीडर्स इन द पार्लियामेंट्री एंड इन द पार्लियामेंट्री हाउस कॉम्प्लेक्स। इसके अलावा जॉइंट कमिटीज़ है ऑन द मेंटेनेंस ऑफ द हेरिटेज कैरेक्टर एंड द डेवलपमेंट ऑफ द पार्लियामेंट हाउस, कमिटीज ऑन द वायलेशंस ऑफ द प्रोटोकॉल नॉर्म्स एंड द कंटेम्प्टेंट बिहेवियर्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफिसर्स विद द MPs, कमेटी ऑन द वेलफेयर ऑफ द अदर बैकवर्ड क्लासेस, कमेटी टू इंक्वायरी इनटू द इम्प्रॉपर कंडक्ट ऑफ द मेंबर। तो ये सारी कमेटीज़ क्या देखने को मिलती है हमको, एक ना एक टाइप की इंक्वायरी कमेटी बोलती है जो अलग अलग टाइप के केसेस को डील करती है। कि भाई रेलवे के केसेस है तो रेलवे कन्वेंशनल कमेटी कहाँ जाएगी, अगर एमपी से रिलेटेड कोई केस है ऐसा एमपी लेड स्कीम से रिलेटेड तो कमेटीज़ ऑन द एमपी लेड स्कीम्स आ जाएगी। तो ये अलग अलग टाइप की इंक्वायरी कमेटी हमें देखने को मिलती है। आपको सब बेसिक आइडिया होना चाहिए, खाली पता होना चाहिए, हाँ भाई ठीक है कि एडहॉक कमेटी में भी 2 टाइप की होती है, इंक्वायरी कमेटी और एडवाइजरी कमेटी। इंक्वायरी कमेटी का काम क्या होता है कि इंक्वायरी करना किसी भी मैटर को और अपनी रिपोर्ट सबमिट करना कहाँ पे, हाउसेज में। वो कौन कौन सी होती है, तो भाई जिस मैटर के लिए, जिस मैटर को इंक्वायरी कर रही होगी तो उस मैटर के लिए पर्टिकुलर कमिटीज़ है जो ये सारी लिस्ट आउट आपको किया गया है। बस एक बेसिक सा आइडिया होना चाहिए, इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है फ्रॉम द सिविल सर्विस पॉइंट ऑफ व्यू। इसके अलावा बात करें दूसरे टाइप की तो एडवाइजरी कमिटीज़ होती है। ये एडवाइजरी कमेटी का काम क्या है, तो इनमें इंक्लूड्स होता है सिलेक्ट और द जॉइंट कमेटी ऑन द बिल्स। तो याद रखना एडवाइजरी कमेटी जो है विद इन द एडवाइजरी कमेटी हमें क्या देखने को मिलती है, सिलेक्ट कमेटी भी देखने को मिलती है और साथ साथ में जॉइंट कमेटी भी देखने को मिलती है। किसके ऊपर, बिल के ऊपर। विच आर अपॉइंटेड टू कंसिडर एंड रिपोर्ट ऑन अ पर्टिकुलर बिल्स। भाई पर्टिकुलर बिल्स के ऊपर रिपोर्ट देना, क्या है बिल, क्या है नहीं है, किस तरीके से बिल के अंदर क्या क्या प्रोविज़न है, तो उसमें एडवाइस देना, तो वो इन कमिटीज़ का काम होता है। दीज कमिटीज़ आर द डिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम द अदर एड हॉक कमिटीज़ इन एज मच एज दे आर कंसर्न विद द बिल्स and the procedure to be followed by them is laid down in the rules of procedures in the direction by the speaker and the chairman। कि भाई जो भी बिल्स हैं, ड्राफ्ट हैं, उसको पास कराने के लिए क्या प्रोसीजर फॉलो की जाती है, क्या क्या कंटेंट हैं, बिल की कंसर्न से रिलेटेड, वो सारी चीज़ें जो हैं ये क्या है, एडवाइजरी कमेटी का काम है, जिसके अंदर सिलेक्ट और जॉइंट कमेटी काम करती हैं। Remember, when a bill comes up before a house for the general discussion, it is open to the house to refer it to the select committee of the house or a joint committee to the two house। कोई भी बिल है, ऑब्वियसली बिल जो है यानी कि हम बोल सकते हैं ड्राफ्ट फॉर्म में जब भी हाउसेज में यानी कि लोकसभा और राज्यसभा में लेट दिया जाता है, तब हम बोलते हैं ना, कई बार अपोजिशन बोलते हैं भाई इसको जॉइंट कमेटी या फिर सिलेक्ट कमेटी को भेज दिया जाए। क्यों, ताकि ये क्या करेगी, उसके ऊपर इस डिटेल स्क्रूटिनाइज करेगी इस बिल का कि किस तरीके से ये बिल है, इसके अंदर क्या क्या प्रोविज़न है। तो इन कमिटीज़ को भेज दिया जाता है और ये कमिटीज़ क्या करती है, उसको डिटेलली स्क्रूटिनाइज करती है। ये सिलेक्ट और जॉइंट कमेटी कंसिडर करती है बिल को क्लोज बाय क्लोज जस्ट एज द टू हाउस डू। तो टू हाउस तो बाद में करेगा और उसमें भी उसकी एक्सपर्टीज़ नहीं है, बट यहाँ पे जो ये सिलेक्ट और जॉइंट कमेटी के मेंबर्स हैं ये लोग क्या करते हैं, खुद तो स्क्रूटिनाइज करते हैं बट साथ साथ में कुछ एक्सपर्ट्स हैं, कुछ ऐसे पर्टिकुलर सब्जेक्ट बिल से रिगार्डिंग कंसर्न लेने वाले लोग हैं, उनसे भी कंसल्ट करते हैं और फिर क्या करते हैं, वो जो पर्टिकुलर बिल है उसको क्लोज बाय क्लोज डिस्कस करते हैं, डिबेट करते हैं, कुछ अमेंडमेंट भी करने, चेंजेस करने, तो वो चीज़ें भी कंसिडर की जाती हैं। और उसके बाद क्या करते हैं, अपनी जो रिपोर्ट हैं वो सबमिट करते हैं हाउस के अंदर, लोकसभा और राज्यसभा के अंदर। तो ये चीज़ें हमें देखने को मिलती है किसके अंदर,
एडवाइजरी कमेटी के अंदर, जिसमें सिलेक्ट और जॉइंट कमेटी आती है, जो बिल को क्या करती है, क्लोज बाय क्लोज डिबेट करती है, डिस्कस करती है। क्लियर। इसके अलावा अगर हम कुछ बात करें किसके बारे में, कि एडवाइजरी कमेटी के बारे में, तो ये सारी चीज़ें हैं, हमें जो चीज़ें हमें क्या है कहीं ना कहीं याद रखनी है। क्या याद रखनी है कि एडहॉक कमेटी जो है वो दो टाइप की होती है। कौन कौन सी? एक होती है इंक्वायरी कमेटी, जिसका काम होता है इंक्वायरी करना और रिपोर्ट सबमिट करना 2 हाउसेस के अंदर। स्पीकर और चेयरमैन इसको बना सकते हैं और मोशन पास करके भी ये बनाई जा सकती है। इसके अलावा एक एडवाइजरी कमेटी होती है जो एडहॉक कमेटी का ही पार्ट है। एडवाइजरी कमेटी का काम होता है एडवाइस देना और बिल को स्क्रूटिनाइज करना। इसमें 2 टाइप की कमेटी आती है, जॉइंट कमेटी और सिलेक्ट कमेटी। कोई भी बिल जब 2 हाउसेस के अंदर जाता है तब इन कमिटीज़ को रिफ़र किया जाता है और ये क्या करती है, उस बिल को डिटेल में क्लोज बाय क्लोज डिबेट करती है, डिस्कस करती है। कुछ चेंजेस करने होते हैं तो वो चीज़ें भी की जाती है। तो ये काम इनका देखने को मिलता है। ऑलराइट, तो ये है एडहॉक कमेटी। ऑलराइट, तो ये हमने पहले देखा कि स्टैंडिंग कमिटीज़ क्या होती है, कौन कौन सी कमिटीज़ है, किस तरीके से स्टैंडिंग कमेटी को 6 टाइप में डिवाइड किया गया है। फाइनेंस कमेटी, डिपार्टमेंट रिलेटेड कमेटी, इंक्वायरी, स्क्रूटिनाइज, कंट्रोल, डे टू डे बिजनेस और हाउस कीपिंग कमेटी। उसके बाद हमने देखा एडहॉक कमेटीज़ क्या होती है, किस किस टाइप के क्लासिफिकेशंस के अंदर इसको डिवाइड किया गया, 2 टाइप की, इंक्वायरी और एडवाइजरी कमेटी। ऑलराइट, अब हम बात करते हैं हर एक कमेटी को डिटेल बाय डिटेल डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, तो भाई स्टैंडिंग कमिटीज़ यानी कि परमानेंट कमेटी। याद है उसको 6 पार्ट में डिवाइड किया गया था। 6 पार्ट में डिवाइड किया गया था, जिसमें फर्स्ट पार्ट था वो क्या था, फाइनेंशियल कमेटी। और फाइनेंशियल कमिटीज़ के अंदर 3 कमिटीज़ थी हमारी, जो कि फर्स्ट थी पब्लिक अकाउंट कमेटी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पब्लिक अकाउंट कमेटी के बारे में, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट कमेटी है आपकी, और ये एग्ज़ाम के अंदर भी, प्रीलिम्स के अंदर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस कमेटी से रिगार्डिंग। ऑलराइट, देखिए सबसे पहले तो क्या है, नाम क्या है इसका, पब्लिक अकाउंट कमेटी। भाई ऐसी कमेटी होगी जो क्या करेगी, कहीं ना कहीं पब्लिक यानी लोगों के अकाउंट को टेक केयर करेगी। अब लोगों का अकाउंट मतलब क्या, तो देखिए लोगों का अकाउंट नहीं है, बट लोगों का अकाउंट यानी कि लोगों से टैक्स पेयर की मनी है। वो टैक्स पेयर की मनी कहाँ पे जाती है, हमने पहले बात किया है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, आर्टिकल 266 इसमें जाती है। और ये कंसोलिडेटेड फंड में जो अमाउंट जा रहा है वो क्या हुआ, पब्लिक का अकाउंट ही हुआ इनडायरेक्टली। तो उसको क्या करना है, स्क्रूटिनाइज करना, वो काम है किसका, पब्लिक अकाउंट कमेटी का। किस तरीके से, तो कुछ फैक्चुअल डिटेल की हम बात करते हैं। देखिए ये कमेटी जो है फर्स्ट टाइम बनाई गई थी 1921 के अंदर। कौन सी, पब्लिक अकाउंट कमेटी, अंडर द प्रोविज़न ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। हम पढ़ते हैं मॉडर्न हिस्ट्री में तो आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1990, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी कहा जाता है इसे। तो इस एक्ट के तहत फर्स्ट टाइम 1921 के अंदर इस कमेटी को बनाया गया था और तब से ये कंटिन्यू एग्जिस्टेंस में रहती है। इसके अंदर कितने मेंबर्स होते हैं, तो हमें याद रखना है 22 मेंबर्स देखने को मिलते हैं। ये 22 मेंबर्स के अंदर से 15 मेंबर जो हैं वो लोकसभा से आते हैं और रिमेनिंग 7 मेंबर्स हैं वो राज्यसभा से आते हैं। क्लियर। ये जो मेंबर्स हैं ये सारे मेंबर जो हैं इनको इलेक्ट किया जाता है, और कितने साल के लिए, यानी कि इनका टेन्योर्स क्या होता है, तो 1 ईयर देखने को मिलता है। और ये इलेक्शंस किसके थ्रू होते हैं, तो भाई प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम बाय द सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। कौन कराता है, तो चेयरमैन कराते हैं लोकसभा में, राज्यसभा में, और स्पीकर कराते हैं लोकसभा में। क्लियर। यानी इन शॉर्ट हम बोल सकते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, इलेक्शंस होते हैं, तो कहीं ना कहीं ऑल पार्टी रिप्रेजेंटेशन कहीं ना कहीं हमें इसके अंदर देखने को मिलता है। और 1 ईयर का क्या होता है, टर्म्स ऑफ ऑफिस देखने को मिलता है। और रिमेंबर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात कि पब्लिक अकाउंट कमेटी के जो मेंबर्स हैं वो कभी भी मिनिस्टर्स नहीं होते, क्यों, कि भाई मिनिस्टर ही तो खर्चा कर रहे हैं, पब्लिक अकाउंट का यूज़ कर रहे हैं। तो अगर मिनिस्टर ही मेंबर बन जाएंगे तो बोलते हैं ना चोर चोर मोसेरे भाई। अगर मिनिस्टर ही खर्चा करने वाले और मिनिस्टर ही उसको क्या करने वाले, ऑडिट करने वाले हैं, तो ऑब्वियसली बायस हो सकते हैं वो। अपने आप को चोर तो कोई नहीं बताता, इसीलिए मिनिस्टर नेवर बी द पार्ट ऑफ दिस पब्लिक अकाउंट कमेटी। क्लियर। इसके बाद जो चेयरमैन होते हैं पब्लिक अकाउंट कमेटी की, वो अपॉइंट किए जाते हैं फ्रॉम इट्स मेंबर इटसेल्फ। पब्लिक अकाउंट कमेटी के जो मेंबर्स होते हैं 15 और 7 मेंबर्स में से ही एक को चेयरमैन बनाया जाता है। कौन बनाता है, तो स्पीकर बनाता है। रिमेंबर दिस थिंग्स, ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। और अंटिल 1966-67 तक चेयरमैन जो है वो जनरली क्या होता था, रूलिंग पार्टी का होता था, जो सेंटर में रूल कर रही है उसी पार्टी का हुआ करता था 1966-67 तक। बट आफ्टर 1967 यानी कि सिंस 1967 हमें देखने को मिलता है कि ऐसा कन्वेंशन कर दिया गया है कि चेयरमैन जो होगा वो कहाँ होगा, वो किसका होगा, जनरली अपोजिशन पार्टी का
होगा। तो फ्रॉम 1967 ऑनवर्ड द कन्वेंशन, ये कोई ऐसा रूल्स रेगुलेशन, ये कन्वेंशन है, एक बोलते हैं प्रथा चली आ रही है कि 1967 से चेयरमैन होगा इस पब्लिक अकाउंट कमेटी का, वो कौन होगा, तो वो होने वाला है अपोजिशन पार्टी का मेंबर। ऑलराइट, इसके अलावा कुछ और डिटेल की बात करें हम पब्लिक अकाउंट कमेटी की, तो ये जो पब्लिक अकाउंट कमेटी होती है वो फंक्शन करती है टू एग्जामिन द एनुअल ऑडिट रिपोर्ट ऑफ द केक। भाई केक जो एनुअल ऑडिट रिपोर्ट लेके आता है अपनी सारे डिपार्टमेंट्स की, मिनिस्ट्रीज़ की करता है, ये जो रिपोर्ट लेके आया है उसको स्क्रूटिनाइज कौन करता है, पब्लिक अकाउंट कमेटी ही करती है, जो कि विच आर लेड बिफोर द पार्लियामेंट बाय द प्रेसिडेंट। भाई केक की रिपोर्ट जो है प्रेसिडेंट पार्लियामेंट में रखते हैं और पार्लियामेंट से ये जो रिपोर्ट जो है पब्लिक अकाउंट कमेटी के पास जाती है और उसका डिटेल स्क्रूटिनाइज करती है। केक जो है हमें पता है 3 टाइप की ऑडिट रिपोर्ट जो है वो सबमिट करता है। जब केक पढ़ेंगे हम लोग डिटेल में तब देखेंगे कौन कौन सी रिपोर्ट ये सबमिट करता है। अभी बस इतना जान लो कि 3 टाइप की रिपोर्ट सबमिट करता है प्रेसिडेंट को। कौन कौन सी, ऑडिट रिपोर्ट ऑन द अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ऑडिट रिपोर्ट ऑन द फाइनेंशियल अकाउंट एंड ऑडिट रिपोर्ट ऑन द पब्लिक अंडरटेकिंग। तीनों टाइप की रिपोर्ट जो है वो केक सबमिट करता है पार्लियामेंट में और पार्लियामेंट से जाती है पब्लिक अकाउंट कमेटी के पास और उसका डिटेल स्क्रूटिनाइज करती है। और ये जो कमेटी एग्जामिन करने वाली है पब्लिक एक्सपेंडिचर्स, not only from the legal and the formal point of view to discover the technical irregularities, but also from the point of view of the economy, prudence, wisdom and the propriety to bring out the cases of the waste, loss, corruption, extravagance, inefficiency and the नॉगेटरी एक्सपेंसेस। भाई ये कमेटी सिर्फ और सिर्फ प्रोफेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से काम नहीं करती, लीगल और फॉर्मल पॉइंट ऑफ व्यू से काम नहीं करती, बल्कि इकोनॉमिक के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काम करती है। कोई फ्रॉड कर रहा है, कोई करप्शन कर रहा है तो वो चीज़ें भी ये रिवील करती है कमेटी, जिससे क्या है कहीं ना कहीं ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी गवर्नमेंट जो है उसकी देखने को मिलती है थ्रू दिस कमिटीज़। क्या क्या फंक्शन होता है, तो ये फैक्चुअल डिटेल्स आपको याद होनी चाहिए किसकी, पब्लिक अकाउंट कमेटी की। बार बार ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं प्रीलिम्स में, आप देखेंगे यूपीएससी की तो ये क्वेश्चंस ऑलरेडी पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर्स के अंदर। फंक्शन क्या करती है ये कमेटी, तो अलग अलग टाइप के पब्लिक अकाउंट कमेटी के फंक्शंस क्या देखने को मिलते हैं, टू एग्जामिन द अप्रोप्रिएशंस अकाउंट्स। अप्रोप्रिएशन अकाउंट्स क्या है हम ऑलरेडी देख चुके हैं, किसके अंदर, बजट के अंदर। भाई एक्सपेंडिचर के जो भी अकाउंट होते हैं, बजटरी एक्सपेंडिचर के जो अकाउंट होते हैं उनको अप्रोप्रिएशन अकाउंट बोला जाता है। तो टू एग्जामिन द अप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड द फाइनेंशियल अकाउंट ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट एंड एनी अदर अकाउंट लेड बिफोर द लोकसभा, वो सारी एग्जामिन करना क्या काम है, पब्लिक अकाउंट कमेटी का काम देखने को मिलता है। इसके अलावा द अप्रोप्रिएशन अकाउंट कंपेयर द एक्चुअल एक्सपेंडिचर, ये हमने बात कर ही ली। होता क्या है कि एक्चुअल एक्सपेंडिचर कितने किए गए वो अप्रोप्रिएशन अकाउंट्स में होता है, तो वो चीज़ें भी क्या करना, कहीं ना कहीं उसको टेक केयर करना पब्लिक अकाउंट कमेटी का काम होता है। इसके अलावा और काम देखने को मिलते हैं इन स्क्रूटिनाइजिंग द अप्रोप्रिएशन अकाउंट्स एंड द ऑडिट रिपोर्ट ऑफ द केक ऑन इट, द कमिटी इज द सेटिस्फाइड इटसेल्फ हो गया दैट। तो ऑब्वियसली केक की जो ऑडिट रिपोर्ट होती है उसको भी एग्जामिन करना क्या होता है, पब्लिक अकाउंट कमेटी का काम ही होता है। कौन कौन सी चीज़ें, जैसे कि द मनी दैट हैज़ बिन डिसबर्स वॉज लीगली अवेलेबल फॉर द अप्लाइड सर्विस और पर्पस, बस जिस पर्पस के लिए मनी दी गई थी वो वहीं यूज़ हुई है क्या नहीं, वो चीज़ों को टेक केयर करना पब्लिक अकाउंट कमेटी का काम है। इसके अलावा द एक्सपेंडिचर कन्फर्म टू द अथॉरिटी दैट गवर्न्स इट, भाई जिस अथॉरिटी को एक्सपेंडिचर करने थे वो उसी ने किए या नहीं, कोई और कमिटीज़ या कोई और ऐसी बॉडीज़ ने तो नहीं कर दी वो एक्सपेंडिचर, तो उसको टेक केयर करना काम है इनका। इसके अलावा एवरी री अप्रोप्रिएशन हैज़ बीन मेड इन अकॉर्डेंस विद द रिलेटेड रूल्स, पे रूल्स के अकॉर्डिंग ही दूसरे एक्सपेंडिचर जो एक्स्ट्रा, हमें पता है बहुत सारी ग्रांट्स होती है जो हम पहले लास्ट लेक्चर में देख चुके हैं ऑलरेडी क्या क्या टाइप की ग्रांट होती, तो वही प्रॉपर रूल्स के अकॉर्डिंग ही प्रोवाइड की गई है या नहीं, वो सारी चीज़ें देखती है पब्लिक अकाउंट कमेटी। इसके अलावा टू एग्जामिन द अकाउंट्स ऑफ द स्टेट कॉरपोरेशन, ट्रेडिंग कंसर्न्स एंड द मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट एंड द ऑडिट रिपोर्ट ऑफ द केक ऑन देम। भाई बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट चलते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, तो प्रोजेक्ट जो हैं उनके अकाउंट्स क्या हैं, भाई एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू जो हैं वो कितने क्या हैं, सही से खर्च हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, वो सारी रिपोर्ट जो है वो जो केक जो ऑडिट करता है तो वही रिपोर्ट को एग्जामिन करती है वापस से पब्लिक अकाउंट कमेटी। इसके अलावा टू एग्जामिन द अकाउंट्स ऑफ द ऑटोनोमस एंड द सेमी ऑटोनोमस बॉडीज़, द ऑडिट ऑफ विच इज़ कंडक्टेड बाय द केक। भाई केक क्या करता है, कुछ ऐसी ऑटोनोमस बॉडी है जो गवर्नमेंट के इन्फ्लुएंस में इतनी नहीं है, ओनरशिप नहीं है, और कुछ ऐसी सेमी ऑटोनोमस बॉडीज़ है जो गवर्नमेंट के अंडर है सेमी मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उनके अकाउंट को एग्जामिन करना। टू कंसिडर द रिपोर्ट ऑफ द केक रिलेटेड टू द ऑडिट ऑफ द एनी रिसिप्ट और द एग्जामिन द अकाउंट ऑफ द स्टोर्स, स्टॉक कितना स्टॉक है, कितना स्टोर है, उन सभी अकाउंट्स को एग्जामिन करना भी इसी का काम है। और साथ ही साथ टू एग्जामिन द मनी स्पेंट ऑन
एनी सर्विस ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर इन द एक्सेस ऑफ द अमाउंट ग्रांटेड बाय द लोकसभा फॉर दैट पर्पस। कि भाई लोकसभा ने इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए जितना अमाउंट असाइन किया था, अगर उससे ज़्यादा लगे तो क्यों लगे, कहाँ लगे, क्या क्या पर्पज सॉल्व हुआ उससे, उस सारी चीज़ों का टेक केयर करना भी क्या है, प्रूफ के साथ पब्लिक अकाउंट कमेटी का ही काम है। इसके अलावा पब्लिक अकाउंट कमेटी की बात करें, देखिए डिटेल में बात की गई है इस कमेटी के बारे में, क्यों, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट कमेटी है इसीलिए। इसके अलावा इन द फुलफिलमेंट ऑफ द अबव फंक्शन द कमिटी इज असाइन असिस्टेंट बाय द केक। भाई केक क्या करता है, इस कमेटी को असिस्ट करता है, हेल्प करता है, क्योंकि केक के अंदर बहुत सारे एक्सपर्ट्स भी हमें देखने को मिलते हैं। इनफैक्ट द केक एक्ट एज अ गाइड, फ्रेंड एंड फिलोसोफर्स ऑफ द कमेटी। पूछे भाई कौन सी कमेटी ऐसी है जिसके लिए केक जो है वो गाइड, फ्रेंड और फिलोसोफर का काम करता है, तो वो पब्लिक अकाउंट कमेटी है। ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, रिमेंबर दिस थिंग्स। भाई केक किसके लिए गाइड, फिलोसोफर्स एंड फ्रेंड्स का काम करता है, तो वो पब्लिक अकाउंट कमेटी के लिए करता है। क्लियर। अब जो भी ये रोल प्ले किए जाते हैं पब्लिक अकाउंट कमेटी के द्वारा, इस पे अशोक चंदा एक पर्सनालिटीज़ हैं जो कि क्या है, केक भी रह चुके हैं इंडिया के लिए। उन्होंने ऑब्जर्व ये किया कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ऑफ द ईयर कमेटी जो है वो एंटायरली जितना भी इसको वर्क दिया जाता है, इससे जो जो एक्सपेक्टेशन हो सारी चीज़ें प्रॉपर वे में फुलफिल कर रही है। ये चीज़ें अशोक चंदा जो है इन्होंने ऑब्जर्व की थी, जो कि फॉर्मर हमारे केक भी रह चुके हैं। यानी कि इन शॉर्ट हम बोल सकते हैं पब्लिक अकाउंट कमेटी जो है वो वर्थ लिविंग एंटिटी है, बॉडी है, जो अपना काम ठीक से कर रही है। बट हाउ एवर द इफेक्टिवनेस ऑफ द रोल ऑफ द कमिटी इज़ लिमिटेड बाय द फॉलोइंग। कुछ ऐसे तरीके जो हैं जिससे कहीं ना कहीं इसकी इफेक्टिवनेस को लिमिट किया गया है। वो कौन कौन से ऐसी चीज़ें हैं? सबसे पहला, इट इज़ नॉट कंसर्न विद द क्वेश्चंस ऑफ द पॉलिसी इन द ब्रॉडर सेंस। जो पॉलिसी बन रही है उसके ब्रॉडर सेंस में ये कंसिडर नहीं करती, तो ये एक लिमिटेशन है इसकी। इट कंडक्ट अ पोस्ट मॉर्टम एग्जामिनेशन ऑफ द अकाउंट। भाई ऑलरेडी एक्सपेंडिचर हो चुके हैं, अब जाके उसको एग्जामिन कर रही, तो एक्सपेंडिचर तो बचा ही नहीं आपने। ऑब्वियसली गलत हुए होंगे तो उसको पकड़ा जाएगा, और चोर पकड़ा जाएगा। पर चोर ने चोरी करके वो रिवेन्यू तो है वो उसका तो यूज़ कर डाला ना, तो रिवेन्यू तो ऑलरेडी क्या है, एक्सपेंस हो चुका है, चला चुका है, जा चुका है। तो अब क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, अब पछताए हो तो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो वो वाला कुछ इसका लिमिटेशंस बोल सकते हैं हम पब्लिक अकाउंट कमेटी का। इसके अलावा इट कैन नॉट इंटरवेन इन द मैटर्स ऑफ द डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन। इट रिकमेंडेशंस आर एडवाइजरी एंड नॉट बाइंडिंग ऑन द मिनिस्टर्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट है भाई, बाइंडिंग नहीं है, रिकमेंडेशंस ही हैं। एंड इट इज़ नॉट वेस्टेड विद द पावर ऑफ द डिसअलाउंस ऑफ द एक्सपेंडिचर बाय द डिपार्टमेंट। भाई कितने एक्सपेंडिचर करेंगे डिपार्टमेंट, तो वो ये तय नहीं कर सकती। साथ ही साथ इट इज़ नॉट एन एग्जीक्यूटिव बॉडी एंड हैंस कैन नॉट इशू एन ऑर्डर। ओनली द पार्लियामेंट कैन टेक अ फाइनल डिसीजन ऑन इट्स फाइंडिंग्स। भाई एग्जीक्यूटिव बॉडी तो नहीं है ये, तो इसके ये ऑर्डर इशू नहीं कर सकती, पार्लियामेंट को टेक केयर करना है इसके बारे में जो भी है। राइट, तो ये था हमारा पब्लिक अकाउंट कमेटी, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट कमेटी है। जितनी भी चीज़ें हमने डिस्कस की इस कमेटी के बारे में, सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, रिमेंबर दिस थिंग्स। ऑलराइट, इसके अलावा सेकंड टाइप की फाइनेंशियल कमेटी की हम बात करें तो एस्टिमेट कमेटी। नाम से पता पड़ रहा है कि कुछ एस्टिमेट करती होगी, एस्टिमेट से रिलेटेड काम करती होगी। तो क्या करती है, तो देखिए सबसे पहले बात करें ओरिजिन इस कमेटी का, हमें देखने को मिलता है 1921 का। तो जब हमें देखने को मिली थी कहीं ना कहीं कौन सी कमेटी, फर्स्ट वाली पब्लिक अकाउंट कमेटी, वो भी 1921 की थी। एस्टिमेट कमेटी में 1921 की ओरिजिन देखने को मिलती है। फर्स्ट एस्टिमेट कमेटी पोस्ट इंडिपेंडेंस कब सेटअप की गई थी, 1950। वैसे 1921 पर पोस्ट इंडिपेंडेंस आज़ादी के बाद की बात करें तो 1950 के अंदर फर्स्ट कमेटी एस्टेब्लिश की गई थी ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द जॉन मथाई, द देन फाइनेंस मिनिस्टर्स। तो जॉन मथाई ने रिकमेंडेशन किया था एस्टिमेट कमेटी का, और उनकी रिकमेंडेशन से 1950 में ये कमेटी सेटअप की गई थी आफ्टर इंडिपेंडेंस। ऑलराइट, ओरिजिनली हमें देखने को मिलता है कि ये जो एस्टिमेट कमेटी है इसके अंदर 25 मेंबर्स हुआ करते थे, लेकिन 1956 के अंदर ये मेंबर की संख्या इंक्रीज़ करके 30 कर दी गई। प्रेजेंटली हमें देखने को मिलता है कि 30 मेंबर्स होते हैं किसमें, एस्टिमेट कमेटी। और इसके जो ऑल के ऑल 30 मेंबर्स हैं वो लोकसभा से ही आते हैं। रिमेंबर, ओनली लोकसभा से 30 मेंबर्स को इलेक्ट किया जाता है। और इलेक्ट भी कैसे किया जाता है, सेम प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम बाय द सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। जैसे पब्लिक अकाउंट कमेटी के मेंबर्स जो होते हैं उनको इलेक्ट किया जाता है, वैसे ही इनको भी इलेक्ट किया जाता है। बस फ़र्क इतना है, यहाँ पे लोकसभा और राज्यसभा दोनों से मेंबर आ रहे हैं, बट एस्टिमेट कमेटी में ऑल के ऑल 30 मेंबर्स जो हैं वो कहाँ से आ रहे हैं, लोकसभा से ही आ रहे हैं।
ऑलराइट। और सेम इसमें भी होता है कि मिनिस्टर जो है इनका मेंबर नहीं हो सकता है, जैसे पब्लिक अकाउंट कमेटी का मेंबर मिनिस्टर नहीं हो सकता है, वैसे ही एस्टीमेट कमेटी का भी मेंबर मिनिस्टर नहीं हो सकता है। और चेयरमैन ऑफ द कमिटी इज अपॉइंटेड बाय द स्पीकर अमॉन्ग इट्स मेंबर एंड ही इज जनरली फ्रॉम द रूलिंग पार्टी। बट इसमें चेयरमैन क्या होता है याद रखना, स्पीकर जो है वो चेयरमैन नॉमिनेट अपॉइंट कर देता है, और जनरली इसके अंदर जो कौन होते हैं, चेयरमैन होते हैं वो रूलिंग पार्टी के होते हैं। हमने क्या देखा था पब्लिक अकाउंट कमेटी में, अपोजिशन पार्टी के चेयरमैन है सिंस कन्वेंशन 1967, बट इसमें चेयरमैन यानी एस्टीमेट कमेटी में चेयरमैन कौन होते हैं, रूलिंग पार्टी के होते हैं, जबकि इसमें चेयरमैन कौन होते हैं, अपोजिशन पार्टी बाय द कन्वेंशन, कोई ऐसे रूल्स रेगुलेशंस नहीं है। क्लियर। तो ये जो डिफरेंसेस हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके फैक्चुअल डिटेल के तौर पे प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। एस्टीमेट कमेटी की बात करें हम तो फंक्शंस क्या है ऑफ द कमेटी इज टू एग्जामिन द एस्टीमेट इंक्लूडिंग द बजटरी एस्टीमेट एंड सजेस्ट द इकोनॉमीज इन द पब्लिक एक्सपेंडिचर, हैंस इट हैज़ बीन डिस्क्राइब एज अ कंटिन्यूअस इकोनॉमी कमेटी भी इसे कहा जाता है। रिमेंबर, एस्टीमेट कमेटी को हम कंटिन्यूअस इकोनॉमी कमेटी भी कहते हैं। इसका फंक्शन क्या होता है, तो भाई एस्टीमेट कमेटी का फंक्शन क्या है हमें पता होना चाहिए, टू रिपोर्ट व्हाट द इकोनॉमीज इंप्रूवमेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन एफिशिएंसी इन द एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म कंसिस्ट विद द पॉलिसी अंडरलाइंग द एस्टीमेट। भाई एस्टीमेट से रिलेटिंग क्या क्या पॉलिसीज़ लाई जा सकती है, कैसे एस्टीमेट हो रहे हैं, उनकी इफिशिएंसी क्या है, वो सारी चीज़ों के को क्या करना, एग्जामिन करना, सजेस्ट करना अल्टरनेटिव पॉलिसीज़ जो कि ज़्यादा इफिशिएंसी और इकोनॉमी एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर इफिशिएंसी ला सके, ऐसी पॉलिसी सजेस्ट करना, ये भी इनका काम है। एग्जामिन करना वेदर द मनी इज़ वेल लेड आउट विद इन द लिमिट ऑफ द पॉलिसी इम्प्लाइड इन द एस्टीमेट। भाई मनी जो है जितने एस्टीमेट था उसके अकॉर्डिंग ही दी गई है, नहीं उसको इंश्योर करना, टू सजेस्ट द फॉर्म इन विच द एस्टीमेट्स आर टू बी प्रेजेंटेड टू द पार्लियामेंट। भाई पार्लियामेंट में किस तरीके से एस्टीमेट प्रेजेंट किए जाएंगे, किस तरीके से बिल बनाए जाएंगे, उसको भी इंश्योर करना, बताना, वो भी एस्टीमेट कमेटी का काम है। ऑलराइट। इसके अलावा कमेटी हो गया शैल नॉट एक्सरसाइज इज फंक्शन इन द रिलेशन टू सच अ पब्लिक अंडरटेकिंग एज आर अलॉटेड टू द कमेटी ऑन द पब्लिक अंडरटेकिंग। तो पब्लिक अंडरटेकिंग जो है यानी कि PSUs है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनीज है, उनके एस्टीमेट प्रिपेयर नहीं करती, क्योंकि उसके लिए अलग से एक कमेटी हम बात करेंगे थर्ड कमेटी की जब हम उसकी बात करेंगे। हाउएवर यानी कि अपना काम तो कर रही है एस्टीमेट कमेटी, पर उसकी भी कुछ लिमिटेशन है, जैसे कि हमको पब्लिक अकाउंट कमेटी की लिमिटेशन देखने को मिलती है। क्या क्या चीज़ें, सबसे पहले इट एग्जामिन द बजट एस्टीमेट ओनली आफ्टर दे हैव बीन वोटेड बाय द पार्लियामेंट एंड नॉट बिफोर दैट। भाई पार्लियामेंट ने वोट कर दिया उसके बाद बजट एस्टीमेट को एग्जामिन करती है। इट कैन नॉट क्वेश्चन द पॉलिसी लेट डाउन बाय द पार्लियामेंट, ये नहीं कर सकती क्वेश्चन। इसके अलावा इट इज़ रिकमेंडेशन आर एडवाइजरी एंड नॉट बाइंडिंग, जो कि पब्लिक अकाउंट कमेटी की भी क्या थी, लिमिटेशन थी। और इट एग्जामिन द एवरी ईयर ओनली सर्टेन सिलेक्टेड मिनिस्ट्रीज इन द डिपार्टमेंट, थस बाय रोटेशन इट वुड कवर ऑल देम ओवर अ नंबर ऑफ ईयर्स। कि भाई सर्टेन डिपार्टमेंट और मिनिस्टर्स जो सजेस्ट किए जाते हैं उन्हीं को एग्जामिन करती है, सभी को नहीं करती, तो ये भी लिमिटेशन है। इट लैक्स द एक्सपर्ट असिस्टेंस ऑफ द केग विच इज़ अवेलेबल टू द पब्लिक अकाउंट कमेटी। हमने देखा केग इनको हेल्प करता है, पर ऐसी कोई हेल्प एस्टीमेट कमेटी के लिए नहीं होती है केग की, तो ये भी एक लिमिटेशन है। एंड इट वर्क्स इन द नेचर ऑफ अ पोस्टमार्टम। अगेन एक्सपेंडिचर हो जाने के बाद ये काम में आती है अपनी, यानी कि एक्सपेंडिचर जो है वो गलत हो चुके हैं ऑलरेडी, तब इनका काम आता है। तो एक्सपेंडिचर जब नहीं होते हैं ऑलरेडी असाइन करने में ऐसा कुछ इनका रोल नहीं देखने को मिलता है। इसके अलावा लास्ट कमेटी हमें देखने को मिलती है कमेटी ऑन द पब्लिक अंडरटेकिंग। भाई PSUs जितने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनीज हैं उनको ऑडिट करना, उनकी फाइंडिंग्स एग्जामिन करना, वो सारा क्या है कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग का काम है। क्रिएट की गई थी 1964 के अंदर ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द कृष्णन मेनन कमेटी। भाई कृष्णन मेनन कमेटी ने रिकमेंडेशन दिया था, उनकी रिकमेंडेशन में 1964 के अंदर कमेटी ऑन द पब्लिक अंडरटेकिंग बनाई गई थी। ओरिजिनली इसके अंदर 15 मेंबर्स हमें देखने को मिलते थे, जिसमें से 10 जो हैं वो लोकसभा से आते थे और 5 मेंबर जो है वो राज्यसभा से आते थे। बट 1974 के अंदर क्या किया गया, इसके मेंबर की संख्या बढ़ा के 22 कर दी गई, यानी प्रेजेंटली 22 मेंबर्स देखने को मिलते हैं पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी में। ये 22 मेंबर में से 15 जो है वो लोकसभा से आते हैं, जबकि 7 जो हैं वो हमें राज्यसभा से आते हुए देखने को मिलते हैं। ऑलराइट।
इसके अलावा इसके जो मेंबर्स होते हैं कमेटी के, उनको इलेक्ट किया जाता है सेम पार्लियामेंट एवरी ईयर, यानी कि 1 ईयर का इनका टेन्योर होता है। अमॉन्ग दिस मेंबर्स सिलेक्ट किए जाते हैं सेम प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम बाय द सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के थ्रू इनको इलेक्ट किया जाता है, यानी कि ऑल पार्टी की ड्यू रिप्रेजेंटेशन हमें देखने को मिलती है। 1 ईयर का इनका टर्म ऑफ ऑफिस होता है। और मिनिस्टर, याद रखना इनके भी मेंबर जो है वो मिनिस्टर नहीं बन सकते। मिनिस्टर कैन नॉट बी इलेक्टेड एज अ मेंबर ऑफ दिस कमिटी। चेयरमैन जो है वो स्पीकर अपॉइंट करते हैं फ्रॉम अमॉन्ग दिस मेंबर। तो अगेन यहाँ भी स्पीकर के पावर है चेयरमैन को अपॉइंट करने की। फंक्शन क्या होता है, तो अगेन टू एग्जामिन द रिपोर्ट इन द अकाउंट्स ऑफ द पब्लिक अंडरटेकिंग। पब्लिक अंडरटेकिंग का मतलब क्या होता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो कंपनीज है जिनको हम PSUs बोलते हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, उनके अकाउंट्स को एग्जामिन करना। टू एग्जामिन द रिपोर्ट ऑफ द कैग ऑन द पब्लिक अंडरटेकिंग, ये भी इन्हीं का काम है। टू एग्जामिन द एन इफिशिएंसी ऑफ द पब्लिक अंडरटेकिंग, ये भी इन्हीं का काम है कि उनका बिजनेस जो है पब्लिक अंडरटेकिंग का वो साउंड बिजनेस हो रहा है कि नहीं, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल लेट डाउन बाय द पार्लियामेंट, उसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं नहीं, PSU काम कर रहे हैं नहीं, ये भी इन्हीं का काम है। और टू एक्सरसाइज द सच अदर फंक्शन वेस्टेड इन द पब्लिक अकाउंट कमेटी एंड द एस्टिमेट कमेटी इन रिलेशन टू द पब्लिक अंडरटेकिंग। तो पब्लिक अंडरटेकिंग से रिलेटेड कोई भी ऐसी चीज़ें होगी तो उसको कौन टेक केयर करेगा, कमेटी ऑन द पब्लिक अंडरटेकिंग करेगी। क्लियर। इसके अलावा कमिटी इज नॉट टू एग्जामिन एंड इन्वेस्टिगेट द एनी ऑफ द फॉलोइंग। कौन कौन से ऐसे मैटर है जिसको कमिटी ऑन द पब्लिक अंडरटेकिंग जो है वो एग्जामिन नहीं करती है, तो मैटर्स ऑफ द मेजर गवर्नमेंट पॉलिसीज़ एज डिस्टिंक्ट फ्रॉम द बिजनेस और द कॉमर्शियल फंक्शंस ऑफ द पब्लिक अंडरटेकिंग, तो वो एग्जामिन नहीं किए जाते हैं इसके द्वारा। मैटर ऑफ डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन वो भी नहीं किए जाते हैं। मैटर फॉर द कंसिडरेशन ऑफ विच मशीनरी इज एस्टेब्लाइज बाय एनी स्पेशल स्टेच्यूट अंडर अ पर्टिकुलर पब्लिक अंडरटेकिंग इज एस्टेब्लाइज, तो वो चीज़ें भी ये टेक केयर नहीं करती है। इसकी कुछ लिमिटेशन भी देखने को मिलती है, जैसे इट कैन नॉट टेक अप द एग्जामिनेशंस ऑफ द मोर देन द 10 to 12 पब्लिक अंडरटेकिंग पर ईयर। भाई पर ईयर 10 to 12 PSU जो है उनका क्या करता है, ये एग्जामिनेशन करता है, उससे ज़्यादा नहीं करता है। इसके अलावा इट वर्क्स इन द नेचर ऑफ अ पोस्टमार्टम, अगेन काम हो जाने के बाद ही आता है और फिर अपना काम करता है, तो खर्चा तो ऑलरेडी हो चुका है। तो अगेन ये इसकी लिमिटेशन है, जो आगे की 2 कमेटी की भी लिमिटेशन थी। इट डज नॉट लुक इनटू द टेक्निकल मैटर्स एज इट मेंबर्स आर नॉट टेक्निकली एक्सपर्ट, तो ये भी इसकी लिमिटेशन है। एंड इट रिकमेंडेशंस आर एडवाइजरी एंड नॉट बाइंडिंग इन द नेचर, तो ये कुछ लिमिटेशन देखने को मिलती है हमको पब्लिक अकाउंट कमेटी की। ऑलराइट, तो ये थी फाइनेंशियल कमेटी, जो कि फर्स्ट टाइप है किसका, स्टैंडिंग कमेटी का। तीनों कमेटी हमने डिटेल में डिस्कस की, खास करके ऊपर वाली 2 कमेटी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके मेंबर कब एस्टेब्लिश की गई, किसने रिकमेंडेशन किया, कितने मेंबर कहाँ से आ रहे हैं, कौन चेयरमैन है, कौन अपॉइंट करता है चेयरमैन, ये सारी चीज़ें हमको प्रीलिम्स में पूछ ली जाती हैं। ऑलराइट, तो हमारा लेक्चर हम आज का लेक्चर हम यहीं तक रखते हैं। आई होप आपको चीज़ें समझ आई होगी। फर्स्ट टाइम अगर विजिट कर रहे हैं इस चैनल में तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और आपको 1 to 23 चैप्टर्स के अंदर कोई भी कन्फ्यूज़न है तो इस चैनल्स पे आपको कंप्लीट इंडियन पॉलिटी की सीरीज़ मिल जाएगी, उसको भी आप रेफ़र कर सकते हैं। ऑलराइट, तो चलिए इसी के साथ मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।